कल परसों जो है एक लिंक गया हुआ था, यूट्यूब का लिंक एक गया हुआ था अपने चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो उस यूट्यूब वीडियो में तो सॉल्यूशन दिया ही गया है, जो हम लोग देखे भी थे क्लास में, ठीक है ना। लेकिन उस सॉल्यूशन में एक पीडीएफ दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। एक पीडीएफ जो है हम लोगों को दिया गया है, और वो पीडीएफ सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो मॉडल पेपर है, समझ में आ रहा है ना। उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है, प्लस केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उसमें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन जो है उसमें डाले गए हैं, तो उसको जो है देख लेना है, पढ़ लेना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रिंट करवाना है, तो वो आराम से डाउनलोड हो जाएगा, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एक्सेस लेना होगा उसका, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे मैसेज आएगा मेरे पास, ठीक है ना, कि इस नाम से ये आदमी एक्सेस लेना चाहते हैं। तो वो कितने लोग लेने वाले हैं, कितने लोग ले रहे हैं, हमको मालूम चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। पहली बार लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बार जब एक्सेप्ट कर लेंगे हम, दूसरी बार हम लोग क्लिक करेंगे, तब जाके जो है वो पीडीएफ खुलेगा। तो पीडीएफ जो है सभी लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है। और ऐसे बहुत सारे पीडीएफ जाएंगे लगातार, मॉडल पेपर जो है अब जाएंगे लगातार, तो उसको हम लोग जो है याद करते चलें। उसमें लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप दोनों दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो और विथ आंसर दिया हुआ है। विथ आंसर मतलब उसमें सब कुछ है, ठीक है ना। वो रेडीमेड पीडीएफ है एकदम। तो उसको आज सभी लोग डाउनलोड करें, पहले डाउनलोड करके बताएं, क्योंकि दो ही तीन लोगों का एक्सेस आया था मेरे पास, रिक्वेस्ट आया था, ठीक है ना। जिनको एक्सेप्ट भी किया गया है वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं। तो सभी लोग जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तुरंत कॉल करें। देखिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं आनुवांशिक उत्परिवर्तन और आनुवांशिक कूट को, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन और आनुवांशिक कूट में हम लोगों को बताया जाएगा। उत्परिवर्तन जो है पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, जैसे उसका एक एग्जाम्पल था सिकल सेल अनीमिया, ठीक है ना, पढ़े हैं ना हम लोग। सिकल सेल अनीमिया जो है ये उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लूटामिन से जो है क्या हो जाता है, वैलिन, वैलिन जो है ये परिवर्तित हो जाता है। अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है, कितने नंबर वाला अमीनो एसिड बदलता है, 6 नंबर वाला। बहुत बढ़िया, 6 नंबर वाला अमीनो एसिड जो है वहाँ पे होना चाहिए क्या चीज़, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन हो जाता है क्या चीज़, वैलिन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक वैलिन होने से ये संरचना जो है बदल जाती है, किसकी, हमारे आरबीसी की, आरबीसी की संरचना बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आरबीसी की संरचना ये जो बदल रही है उसका कारण क्या था, ये भी हम लोगों को समझाया गया था। केवल जो है क्षार युग्मों में जी के बदले क्या हो गया था, जी हो गया था, यही हुआ था ना। जी के बदले जी हो गया था, समझ में आ रहा है ना। तो जी के बदले जी होने से हमारा आरबीसी का शेप ही बदल गया। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से आनुवांशिक कूट पर आधारित है, समझ में आ रहा है ना। आनुवांशिक कूट में अगर परिवर्तन होगा, जेनेटिक कोडॉन्स में अगर परिवर्तन हुआ, देखें यहाँ ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है, केवल ए के बदले क्या हो गया है, यू हो गया है, ए के बदले यू हो गया है, और उसके चलते हम लोगों का ग्लोबिन श्रृंखला जो है वो परिवर्तित हो गया। ग्लोबिन श्रृंखला जो है वो गोलाकार से कैसा हो गया, हाशियाकार हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की घटनाएं जो है उत्परिवर्तन कहलाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे देखें जरा, अगर ये वर्ड्स लिखे गए हों, ये वर्ड्स लिखे गए हों, क्या इसका मीनिंग निकल सकता है, बताएं। बिल्कुल होता है, राम हैज़ रेड कैप, इसका मीनिंग निकलता है, हम लोग जानते हैं ये कंप्लीट सेंटेंस है, समझ में आ रहा है ना, कंप्लीट सेंटेंस है ये। लेकिन वही हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं, इसमें बदलाव लाते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को हैज़ और रेड के बीच में एक अक्षर को डाल देना है, किसको डाल देना है, बी को डाल देना है, और तब सजाना है इसको, देखना है कि अब इसका क्या मीनिंग आता है। तो देखें हम लोग जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज़, और देखें हैज़ और रेड के बीच में एक लेटर यूज़ करना था, कौन सा, बी। तो जब बी यूज़ करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ब्रे, ठीक है ना। यहाँ पे बी ऐड कर देना है, तो BRE हो जाएगा। और फिर उसके बाद DCA, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको 3 3 के सेट में पढ़ते हैं,
तीन तीन के सेट में ही पढ़ते हैं, नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेड DCAP, क्या इसका रियल मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अब बी के बाद हम लोगों को आई जोड़ देना है। बी के बाद एक और लेटर जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, आई, ठीक है ना। 1 लिखा है वहाँ, आई हो जाएगा। तब क्या बनेगा ये? राम हैज़ BI, ये दोनों जुड़ गया। बी के बाद जो है हम लोगों को किसको इंट्रोड्यूस करना था? आई को। BIREDCAP। क्या इस वाले सेंटेंस का मीनिंग, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग निकल रहा है क्या रियल? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रियल मीनिंग था, अच्छा अर्थ निकल रहा था, इसका नहीं निकल रहा है, इसका भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब देखें एक और काम, अब BI के बाद किसको और डाल देना है बताएं? G को डाल देना है। तो BI के बाद G को डाल देंगे, तब क्या बनेगा ये? राम हैज़ बिग रेड कैप। देख रहे हैं ना, राम हैज़ बिग रेड कैप। अब इसका मीनिंग निकल पाएगा क्या? बिल्कुल निकल पाएगा। अब जो है इसका मीनिंग निकल सकता है। तो ये सेंटेंस जो है एक मीनिंग दे रहा है, यानी एक भी अगर लेटर जुड़ेगा, एक भी लेटर जुड़ेगा तो ये सीक्वेंस जो है बदल जाएगा। कहने का अर्थ यही है। 2 लेटर जुड़ेगा तब भी जो है बदल जाएगा, 3 लेटर जुड़ा तब भी बदलेगा, लेकिन वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। और क्या चीज़, हाँ, उत्परिवर्तन के सेंस में अगर देखा जाए तो, जेनेटिक कोडॉन्स के सेंस में देखा जाए तो वो नुकसान भी करवा सकता है, या फिर जो है क्या हो सकता है, फ़ायदा भी करा सकता है। उत्परिवर्तन दोनों टाइप का होता है, अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एक एक चीज़ गायब करते जाएं, एक एक लेटर जो है गायब करते जाएं, ज़रा बताएं यहाँ पे एक लेटर गायब कर दिए, क्या बचेगा? ये देखें, राम हैज़ और रेड के बाद रेड वाले में से एक लेटर हम लोगों को गायब कर देना है। किसको गायब करना है? आर को गायब कर देना है। तो आर को गायब करेंगे, EDCAP बन जाएगा। समझ में आया ना? इसका भी मीनिंग सही नहीं निकल सकता है। एक और लेटर हम लोग गायब करें तब क्या बनेगा? राम हैज़ और ई को गायब किया है हमने, ई को गायब किया है तो क्या बनेगा? DGA, ठीक है ना। और क्या चीज़? P, ठीक है। एक और लेटर गायब करते हैं तब बन जाएगा राम हैज़ कैप। समझ में आया ना? राम हैज़ कैप, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ C थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो राम हैज़ कैप, इसका भी मीनिंग निकल जा रहा है, ठीक है। अर्थात एक भी अक्षर अगर गायब होता है या एक भी अक्षर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव केवल एक पे नहीं पड़ रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग। केवल एक पे नहीं, एक ट्रिपलेट पे नहीं पड़ेगा, पूरा उसके बाद वाला ट्रिपलेट खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह का घटना जो है देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। एक जो है मात्र GAG के बदले क्या हो जाता है, और उसके बाद के तमाम जो है ट्रिपलेट्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिसके चलते आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया ना, उत्परिवर्तन का जेनेटिक कोडॉन से बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कौन सा टॉपिक है बताएं? tRNA, ठीक है ना। tRNA, अंतरण RNA। और अंतरण RNA जो है ना एक अनुकूलक अणु है। समझ में आया? अंतरण RNA जो है, ट्रांसफ़र RNA, ये किसके शेप में होता है बताएं जरा हम लोग? किसके शेप में होता है ये? इसका शेप जो है अगर हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे ये उल्टा L के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? उल्टा L, ठीक है ना। देखें, कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से ही फ्रांसिस क्रिक ने क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। समझ में आया ना? एक क्रियाविधि है, कौन? अंतरण RNA। अंतरण RNA को हम लोग अनुकूलक अणु कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। ध्यान से सुनेंगे इस सवाल का आंसर जो है, और वीडियो को रोक के लिख भी लेंगे। कल वाले वीडियो में भी 2-3 सवालों का आंसर हम लोग किए थे, बहुत सारे लोग इसमें लिखे भी होंगे, लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको ज़रूर हम लोग लिख लें घर पे, ठीक है ना। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि बताइए ट्रांसफ़र RNA को, tRNA को एक अनुकूलक अणु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? tRNA जो है क्या है? अनुकूलक अणु है, क्यों? तो इसका आंसर जो है हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। देखें, ये जो है mRNA हो गया। कौन सा mRNA? जो बना था अनुलेखन की क्रियाविधि में। अनुलेखन की क्रियाविधि में जो mRNA बना था वो यहाँ दिया गया है हम लोगों को, ठीक है ना।
अब इस mRNA पर कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स, ठीक है ना। और tRNA पे होते हैं एंटी कोडॉन। tRNA पे जो है क्या जुड़ते हैं? एंटी कोडॉन्स जुड़ते हैं। तो इस एंटी कोडॉन के अनुसार यहाँ पे अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। जैसे UCA से सेरीन बनेगा, ठीक है ना। तो tRNA को अनुकूलक अणु इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार का कोडॉन मिलेगा, ठीक है ना, उस प्रकार का एंटी कोडॉन जो है ये एडजस्ट कर लेता है। समझ में आया ना। और उसी के हिसाब से ये अमीनो अम्ल भी बनवा लेता है। जैसे UCA से कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा? सेरीन। AUG से जो है कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा? AUG से तो मिथियोनाइन बनता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ ये देखें जरा, UAC, यू के साथ कौन जुड़ेगा? ए के साथ कौन? U, और C के साथ कौन? G, ठीक है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है। समझ में आ रहा है ना। AUG से क्या बनता है? मिथियोनाइन बनता है। समझ में आ रहा है ना। टायरोसिन के लिए सबसे लास्ट में हम लोगों को दो चीज़ें दी गई थी। एक बार हम लोग देखेंगे टायरोसिन के लिए जो है कोडॉन्स कौन सा दिया है हम लोगों को। देखें ये टायरोसिन के लिए जो है क्या दिया है, ये देखें हम लोग, UA या तो UAU होगा और नहीं तो UAC होगा। देख रहे हैं ना, UAU नहीं तो UAC। तो अभी जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ना, यहाँ पे होना चाहिए UAC। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ फिगर में, UAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखें हम लोग UAC, समझ में आया ना। तो UAC के लिए ये देखें इधर UAC लिखा ही है। UAC के लिए एंटी कोडॉन कौन सा होगा बताएं? AUG हो जाएगा, ठीक है ना। AUG, इसको नीचे रहना चाहिए, इसको ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके उससे क्या बनेगा बताएं? टायरोसिन बनेगा। कोडॉन तो सही है लेकिन थोड़ा इसका प्लेस अलग हो गया है। ये चीज़ें नीचे होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है होना चाहिए क्या चीज़? UAC, ठीक है ना। तो UAC से टायरोसिन बनता है। तो हर एक अमीनो अम्ल के लिए जो है क्या आता है? अलग अलग tRNA आता है। ऐसा नहीं है कि एक जो है कोडॉन को पढ़ के एंटी कोडॉन जोड़ा tRNA और उसी से जो है क्या बना दिया? अमीनो अम्ल बना दिया, और फिर वही वाला tRNA अगले क्रम को पढ़ेगा और फिर उससे एंटी कोडॉन और अमीनो अम्ल बनाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर एक के लिए अलग अलग tRNA आता है। हर एक सेट के लिए जो है अलग अलग tRNA आता है। यहाँ पे जो है एक ये tRNA अपना काम कर दिया, अब ये हटेगा, फिर दूसरा tRNA आएगा और दूसरा tRNA जो है अब इसको जो है जोड़ेगा, इसमें जोड़ने का काम करेगा। किसको? क्षार युग्मों को, ठीक है ना, कोडॉन, एंटी कोडॉन। तो इसलिए इसको अनुकूलक अणु कहते हैं। tRNA को अनुकूलक अणु कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। किसके हिसाब से? कोडॉन के हिसाब से। कोडॉन किस पर उपस्थित होते हैं बताएं हम लोग जरा। कोडॉन किस पर उपस्थित होते हैं? mRNA पर। कोडॉन किस पर उपस्थित होते हैं? यहाँ देखें क्या लिखा है, mRNA, जो अनुलेखन की इकाई में, अनुलेखन में बना था, उस mRNA पर क्या होते हैं? कोडॉन। एंटी कोडॉन किस पे होते हैं? प्रतिकूट tRNA पे होते हैं। एंटी कोडॉन किस पे होते हैं? और अमीनो अम्ल किस पे होते हैं? tRNA पे ही होते हैं। tRNA अमीनो अम्ल को बनाते जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो अंतरण RNA को एक अनुकूलक अणु कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। किसके हिसाब से? कोडॉन्स के हिसाब से। एक और याद रखेंगे हम लोग, अंतरण RNA का एक दूसरा नाम भी है। अंतरण RNA को हम लोग विलेय RNA भी कहते हैं। अंतरण RNA को और क्या कहा जाता है बताएं? सॉल्यूबल RNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूबल RNA। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अंतरण RNA का एक और दूसरा नाम क्या है बताएं? विलेय RNA, सॉल्यूबल RNA हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम लोग, बताया जा रहा है ना कि अंतरण RNA में एक क्या पाया जाता है? प्रतिकूट। प्रतिकूट यानी एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन लूप होता है। एंटीकोडॉन लूप यानी फंदा, जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। कोडॉन के ठीक कॉम्प्लीमेंट, पूरक मतलब जैसे G के साथ कौन जुड़ेगा? C के साथ G, A के साथ T, ठीक है ना। और फिर G के साथ कौन? C, और U के साथ A, और फिर U के साथ क्या चीज़? A। लेकिन यहाँ कुछ गलत किया है कि नहीं बताएं जरा, क्या गलत किया है? T लगा दिया है। क्या होना चाहिए? U होना चाहिए। समझ में आया ना।
तो यू होना चाहिए यहाँ पे, CGU होगा। समझ में आया ना। तो ये GCA को हम लोग क्या कहेंगे, GCA को कोडॉन कहेंगे, और ये जो CGU बना है इसको एंटी कोडॉन कहेंगे। और फिर इसके बाद जो एलानिन बना है, ये एलानिन हो गया हम लोगों का क्या चीज़ बताएं, अमीनो अम्ल हो गया। एलानिन क्या हो गया, अमीनो अम्ल हो गया। तो देखें अमीनो अम्ल एक एक बनते जाता है। इसके लिए अलग tRNA आया होगा, इसके लिए अलग tRNA, इसके लिए अलग अलग अलग, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग tRNA आया होगा। एक ही tRNA से नहीं बनता है ये, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। तो अंतरण RNA पर एक प्रतिकूल एंटीकोडॉन फंदा होता है और एक साइड होता है अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर, ठीक है ना। अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर इधर होता है इस साइड, और ये एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन वाला सिरा हो गया और ये अमीनो एसिड वाला सिरा हो गया। समझ में आया ना। एक बात और देखें हम लोग कि जो tRNA अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू करवाता है, यानी सबसे पहला अमीनो अम्ल बनवाता है, सबसे पहला अमीनो अम्ल बनवाता है, उस वाले tRNA को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभक अंतरण RNA कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभक अंतरण RNA, जो अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू करवाएगा। जो tRNA सबसे पहला अमीनो अम्ल बनवाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रारंभक अंतरण RNA कहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें। एक और बात देखें हम लोग, हमने देखा बताया था शुरुआत में कि जो RNA होता है, अंतरण RNA होता है tRNA की प्रारंभिक संरचना जो होती है वो कैसी होती है, उल्टे एल के जैसी होती है। किसकी तरह होती है, उल्टे एल की तरह होती है। लेकिन tRNA की जो द्वितीयक संरचना होती है, ध्यान रखें, tRNA की जो द्वितीयक संरचना होती है, ये द्वितीयक संरचना कैसी होती है बताएं, त्रिपतिया। कैसी होती है, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जैसा होता है, त्रिपतिया आकृति होती है। किसकी, tRNA की। tRNA की प्रारंभिक संरचना कैसी होती है, tRNA की प्रारंभिक संरचना उल्टे एल की जैसी, और द्वितीयक संरचना त्रिपतिया होती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, tRNA जैसा होता है, लेकिन शुरुआत में ये कैसा होगा, उल्टा एल, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है बताएं, स्थानांतरण यानी अनुवादन। इसको हम लोग स्थानांतरण, रूपांतरण, अनुवादन, ट्रांसलेशन जो कह लें। समझ में आ रहा है ना। ये सारे नाम हम लोगों को याद रखना होगा। तो इस स्थानांतरण में या रूपांतरण में क्या होता है बताएं, अमीनो अम्लों का बहुलकन होगा। अमीनो अम्लों का क्या होगा, बहुलकन, और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अलग अलग प्रकार के tRNA अपना अमीनो अम्ल बनाते जाते हैं, अपना अमीनो अम्ल क्या करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। अब इन अमीनो अम्लों को जोड़ना है आपस में। अमीनो अम्ल वैसे ही जुड़ते भी जाते हैं, जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे जुड़ते जाता है। तो अमीनो अम्ल ये जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, लेकिन किस बंधन द्वारा जुड़ता है बताएं जरा हम लोग, पेप्टाइड बंधन द्वारा। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए दो अमीनो अम्लों को किस बंधन द्वारा जोड़ा जाता है, तब हम लोग क्या बताएंगे, पेप्टाइड बंधन द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, पेप्टाइड बंधन द्वारा जोड़ा जाता है। दो अमीनो अम्लों को हम लोग किस बंधन द्वारा जोड़ते हैं, पेप्टाइड बंधन द्वारा जोड़ते हैं। दो अमीनो अम्लों को किस बंधन द्वारा जोड़ा जाता है, पेप्टाइड बंधन द्वारा। देखें यहाँ लिखा भी है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से देखें, पेप्टाइड बंधन, पेप्टाइड बंधन, पेप्टाइड बंधन, पेप्टाइड बंधन, पेप्टाइड बंधन, जितने होंगे सबको पेप्टाइड बंधन से जोड़ा जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बंधन आ गए, तो एक प्रोटीन की जो संरचना होती है वो पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है, ठीक है। इस क्रम में हम लोग जानते हैं बंधन तोड़ना हो या बंधन बनाना हो, ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। बिना ऊर्जा के जो है ना तो बंधन को हम लोग तोड़ सकते हैं, ना ही बंधन बना सकते हैं। तो बंधन को बनाना है यहाँ पे, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये देखें लिखा है, पेप्टाइड बंधन के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेप्टाइड बंधन के निर्माण में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा आती कहाँ से है, यहाँ देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है। सबसे पहले
प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी के उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। याद रखेंगे, ये एक डिफिनीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं अंतरण आरएनए का आवेशीकरण, ठीक है ना, या अंतरण आरएनए अमीनो एसिटाइलेशन, ठीक है ना, टी आरएनए एसिटाइलेशन हम लोग इसको बोलते हैं। टी आरएनए का एसिटाइलेशन बोला जाता है। चार्जिंग ऑफ टी आरएनए, क्या कहेंगे हम लोग इसको, चार्जिंग ऑफ टी आरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टी आरएनए किसको कहा जाएगा, पहली अवस्था में जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, ये खुद ही एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं ऊर्जा दिलाने के लिए। और ऊर्जा दिलाने के लिए जो ये सक्रिय होते हैं ना, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरण आरएनए का आवेशीकरण। समझ में आया ना। एक और चीज़ देखें हम लोग, कोशिका में ना प्रोटीन का कारखाना होता है, ठीक है ना। कोशिका के प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं हम लोग, राइबोसोम को कहते हैं। बिल्कुल, कोशिका के प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, ठीक है ना। कोशिकीय प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम, जो अलग अलग प्रकार के 80 प्रोटीनों से मिलकर बना है, ठीक है ना। राइबोसोम में कितने प्रोटीन होते हैं, 80, एक ही जैसे या अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो है होते हैं। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक और चीज़ हम लोग याद रखें यहाँ कि राइबोसोम जो है ना, वो पेप्टाइड बंधन के निर्माण में, ठीक है ना, उत्प्रेरक का काम करता है। जब पेप्टाइड बंधन बन रहा होता है तो पेप्टाइड बंधन बनने के टाइम राइबोसोम किसका काम करता है, उत्प्रेरक का। हम लोग जानते हैं उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है, ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है, ठीक है ना, और इनकी अनुपस्थिति में अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो राइबोसोम, ठीक है ना, जो राइबोसोम उत्प्रेरक का काम करते हैं, उस राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोजाइम। क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहा जाएगा, राइबोजाइम। जो राइबोसोम पेप्टाइड बंधन के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राइबोजाइम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट कोडॉन कौन होता है, बताएं, एयूजी होता है। एयूजी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। एयूजी को क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। और यूएए, यूजीए, यूएजी, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉप कोडॉन कहते हैं, ठीक है। देखें, जो दूत आरएनए बना है, अनुलेखन की क्रिया में जो दूत आरएनए बना है, वो किस सिरे से किस सिरे की ओर है, पांचवें से तीसरे सिरे की ओर है। समझ में आ रहा है ना, पांचवें से तीसरे सिरे की ओर है, लेकिन इस पे अलग अलग रीज़न होते हैं। जैसे देखें हम लोग, सबसे पहले जो है हम लोगों को पांचवें सिरे पे मिल जाएगा यूटीआर। क्या मिलेगा, यूटीआर। ये वो एमआरएनए है जो अनुलेखन के बाद बन के आया है। अनुलेखन के बाद जो बन के आता है उस पर क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, पहले यूटीआर मिल जाएगा। यूटीआर के बाद जो है ना स्टार्ट कोडॉन मिलता है। क्या मिलता है, स्टार्ट कोडॉन। एयूजी, एयूजी मिलेगा। एयूजी के बाद मिलेगा हम लोगों का क्या चीज़, बताएं, ट्रांसलेटेड रीजन, यानी वो क्षेत्र जिसका ट्रांसलेशन होता है। समझ में आया ना, ये वो क्षेत्र है जिसका ट्रांसलेशन होता है। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, बताएं, इसके बाद स्टॉप कोडॉन मिलेगा। वही स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन जो है कौन कौन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके और ये चीज़ें याद रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आता है स्टॉप कोडॉन कौन कौन होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें, फिर से लास्ट में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बताएं, यूटीआर मिलेगा। क्या है ये यूटीआर, जो दोनों साइड मिल रहा है, पांचवें सिरे पर भी यूटीआर है और तीसरे सिरे पर भी यूटीआर है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यूटीआर किधर मिलता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, यूटीआर दोनों सिरे पर मिलता है, ठीक है ना। और ये है अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या है ये, अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर जो है वो हम लोग किसको कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, अस्थानांतरित स्थल। समझ में आया ना। हर एक एमआरएनए पे कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, और जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बताएं, यूटीआर कहते हैं। क्या कहते हैं,
यूटीआर, ठीक है ना। यूटीआर किधर मिलेंगे? दोनों किनारे पे, दोनों किनारे पे मिलेंगे, पांचवें किनारे पर भी और किस पे? तीसरे पे भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम लोग जो है ध्यान दिए। अगला टॉपिक जो है आएगा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का क्या चीज? नियमन। ध्यान से देखेंगे इसको। जीन अभिव्यक्ति, जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। कौन कौन बताएं? अनुलेखन स्तर, दूसरा हो जाएगा संसाधन स्तर, तीसरा हो जाएगा स्थानांतरीय स्तर, और दूत आरएनए का केंद्रक से कोशिका में, कोशिका प्रवण में अभिगमन। 4 चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं कि जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। वो 4 चीज़ें कौन कौन है हमें याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। 4 चीज़ें जो है ये याद रखेंगे, अनुलेखन स्तर, संसाधन स्तर, स्थानांतरीय स्तर और दूत आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण में क्या चीज़? अभिगमन, ठीक है ना। अब जैसे देखें, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, किस में बताएं? लैक प्रचालेक में। जानते हैं हम लोग लैक प्रचालेक जो है, ये पढ़े हैं ना, लैक ओपेरॉन। क्या कहते हैं इसको? लैक ओपेरॉन बोलते हैं। तो लैक ओपेरॉन में ये जो लैक शब्द है, लैक शब्द जो है वो किसके लिए लिया जाता है बताएं? लैक्टोज के लिए लिया जाता है। लैक्टोज जो है एक प्रकार का प्रेरक है, समझ में आया ना। लैक्टोज जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रेरक का काम कर रहा है। और ये जो लैक ओपेरॉन है इसकी खोज किसने करी थी? लैक ओपेरॉन के बारे में किसने बताया था? एक जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है ना, फ्रैंकोइस जैकब, और एक और केमिस्ट थे, एक केमिस्ट थे जैक मोनोद, ठीक है ना, जैक मोनोद। और देखें ये रसायन विज्ञ थे, रसायन विज्ञ मतलब केमिस्ट, और ये जो है जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है ना, आनुवांशिकीविद थे। दोनों अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों ने, फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोद ने खोज करी थी किसकी? लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन जो है, इसके अलावे और भी ओपेरॉन होते हैं, जैसे देखें लैक प्रचालेक, ट्रिप प्रचालेक, ठीक है ना, टीआरपी ओपेरॉन हो गया, टीआरपी ओपेरॉन, एटा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, ठीक है ना, वेल ओपेरॉन। तो ओपेरॉन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्लास 12th में डिटेल दिया हुआ है किसका? लैक ओपेरॉन का। किसका उदाहरण दिया है? लैक ओपेरॉन, LAC मतलब लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन के बारे में बताया गया है। लैक ओपेरॉन जो है ना, देखें है क्या चीज़ बताएं? लैक ओपेरॉन में बताया जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन जीवाणुओं में किस प्रकार से होता है। ये देखें, ये व्यवस्था किनकी है? जीवाणुओं की है। समझ में आ रहा है ना। तो इस पूरी व्यवस्था को हम लोग फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक फिगर हम लोगों को दिया हुआ है जहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है पूरी तरह से समझ में आएगा। ये फिगर किसके लिए है बताएं? लैक ओपेरॉन को समझने के लिए। देखें लैक ओपेरॉन का जो है कंप्लीट फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। तो 2 कंडीशंस बनाए गए हैं यहाँ। एक कंडीशन जो है वो किसके लिए है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो समझाया गया है हम लोगों को, ये किसके लिए है बताएं? प्रेरक की अनुपस्थिति में। और एक और जो हम लोगों को समझाया गया है यहाँ पे, ये प्रेरक की उपस्थिति में। इस वाले कंडीशन को हम लोग स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्विच ऑफ कंडीशन। और इसको क्या कहते हैं? स्विच ऑन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच ऑन। तो एक स्विच ऑफ कंडीशन हो गया और एक क्या हो गया? स्विच ऑन कंडीशन हो गया। यहाँ एक चीज़ नाम लिया जा रहा है कि प्रेरक की अनुपस्थिति में, और यहाँ लिया जा रहा है प्रेरक की उपस्थिति में। प्रेरक है कौन? प्रेरक वही है जिसका नाम हम लोग शुरुआत में पढ़े, लैक्टोज। प्रेरक कौन है? लैक्टोज। जितने जीवाणु हैं, जीवाणुओं को अपने क्रिया को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? लैक्टोज से होती है। तो लैक्टोज अगर उनको मिला, ठीक है ना, लैक्टोज मिला तो वो स्विच ऑन कंडीशन बन जाएगा, और लैक्टोज नहीं मिला तो वो कौन कंडीशन बन जाएगा? स्विच ऑफ कंडीशन बन जाएगा। लैक्टोज जो है वो क्या है? एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड मतलब द्विशर्करा, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। लैक्टोज जो है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज और
गैलेक्टोज, ठीक है ना, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो देखें यहाँ पे जो जीन का अनुक्रम दिखाया गया हम लोगों को जीवाणु के डीएनए पे, उसको हम लोग कैसे याद करते हैं बताएं? पिपोजिया। कैसे याद करते हैं? पिपोजिया, PIPOZYA, PIPOZYA। पी क्या है? पी जो है वो प्रमोटर जीन है। कौन सा जीन है? प्रमोटर, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रमोटर, समझ में आया ना। आई क्या है? आई जो है इसको हम लोग रेगुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेगुलेटर। ओ जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पी को फिर से प्रमोटर, और ओ को हम लोग कहेंगे ऑपरेटर। ओ को क्या कहेंगे? ऑपरेटर जीन। कौन सा जीन है? ऑपरेटर जीन। और उसके बाद बचे हुए जो 3 जीन हैं ZYA, इनको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक जीन। क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए लैकोपेरॉन में संरचनात्मक जीन कितने होते हैं? क्या बताएंगे हम लोग? 3 होते हैं। कौन कौन? ZYA। 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। कौन कौन? ZYA। तो सवाल है कि स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। स्विच ऑफ कंडीशन में ये प्रमोटर जीन जो है इस आई को अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है। आई जीन जो है अपना काम करेगा। कौन सा काम? दमनकारी mRNA बनाने का काम, ठीक है ना। आई जीन जो है क्या बना देगा? दमनकारी mRNA। और उसके बाद ये हो गया, ये क्या है बताएं? ये है दमनकारी प्रोटीन। क्या है ये? दमनकारी प्रोटीन है। समझ में आ रहा है ना। तो दमनकारी प्रोटीन जो है ये लैक्टोज की अनुपस्थिति में, जब लैक्टोज नहीं देंगे जीवाणु को, ये दमनकारी प्रोटीन जाके जुड़ जाएगा किससे? ऑपरेटर से। और जब ऑपरेटर से ये जुड़ जाएगा तो ऑपरेटर से एक चीज़ नहीं जुड़ेगा, और वो है कौन? RNA पॉलीमरेज। कौन है बताएं? RNA पॉलीमरेज ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है। समझ में आया ना। जैसे ही दमनकारी प्रोटीन जाके जुड़ जाएगा किससे? ऑपरेटर से, तो ये RNA पॉलीमरेज जो है वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा। और जब नहीं जुड़ेगा ना, जानते हैं हम लोग RNA पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज चाहिए। अगर ये नहीं जुड़ा है तो इसके आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अनुलेखन होगा ही नहीं उनका। अब ये पहली स्थिति थी, ठीक है ना। पहली स्थिति में हमने देखा कि जब लैक्टोज नहीं था तो संरचनात्मक जीनों का अनुलेखन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिप्रेसर mRNA बना, रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ गया किससे? ऑपरेटर से, ठीक है ना। ये प्रक्रिया को वहीं पे रोक दिया। अब देखते हैं जरा वो स्थिति जिसमें लैक्टोज उपस्थित होता है। तो जब लैक्टोज की उपस्थिति होगी तब भी ये पी जीन आई को उत्प्रेरित करेगा। समझ में आया ना। और आई जीन अपना काम करेगा, फिर से क्या बना देगा बताएं? दमनकारी mRNA बना देगा, रिप्रेसर mRNA। और रिप्रेसर mRNA से क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन बन जाएगा। ये दमनकारी प्रोटीन है, लेकिन इस बार लैक्टोज है। लैक्टोज है ना। तो जब लैक्टोज रहता है तो इस दमनकारी प्रोटीन से ये लैक्टोज जुड़ जाएगा। लैक्टोज, ये वही लैक्टोज है जो प्रेरक का काम कर रहा है। तो ये लैक्टोज जाके जुड़ जाएगा किससे? रिप्रेसर प्रोटीन से। समझ में आया ना। और उसको निष्क्रिय बना देगा। क्या बना देगा? जैसे ही ये निष्क्रिय होगा तुरंत जो है ओ से जुड़ जाएगा एक चीज़। कौन बताएं? RNA पॉलीमरेज। कौन जुड़ जाएगा? RNA पॉलीमरेज। और जब ऑपरेटर से RNA पॉलीमरेज जुड़ जाएगा तो ZYA जो तीनों संरचनात्मक जीन है, ठीक है ना, तीनों संरचनात्मक जीनों का अनुलेखन होगा। तीनों संरचनात्मक जीनों का अनुलेखन होगा। तो Z जीन जो है वो क्या बनवाता है जरा बताएं? अनुलेखन के बाद बीटा गैलेक्टोसिडेज। Z जीन क्या बनवाएगा? जिसका काम है लैक्टोज को तोड़ते रहना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किस में तोड़ते रहना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। Y जीन जो है वो किसके लिए होता है? Y जीन परमिएज बनवाता है। कौन सा एंजाइम बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? परमिएज। और परमिएज का काम होता है लैक्टोज को और अवशोषित करने की एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है ना। लैक्टोज को और ज़्यादा अवशोषित करने के लिए तैयार करना जीवाणु को। और ए जीन जो है वो क्या बनवाता है?
ट्रांस एसिटाइलेज, और ट्रांस एसिटाइलेज का काम है बीटा गैलेक्टोसिडेज की टॉक्सिसिटी को कम करना, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज को विषैला बनने से रोकना। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है हम लोगों का लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जो है इसमें हमने कितने कंडीशंस पढ़े, 2 कंडीशंस, कौन कौन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन कंडीशन। समझ में आ रहा है ना। तो स्विच ऑफ स्विच ऑन कंडीशन पढ़ लिए। कल का हमारा टॉपिक होगा क्या चीज़, मानव जीनोम परियोजना, जिससे क्वेश्चन आता है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लिखने के लिए आता है बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो कल का हमारा टॉपिक होगा क्या चीज़, मानव जीनोम परियोजना।